हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बिट्स। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नेलेट के, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी STA 2017। अभी तक हमने अपने नेलेट के इस पेपर के 60 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ UDP यूज़र डेटा ग्राम लेंथ इज़। यूज़र डेटाग्राम लेंथ इज़, आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ए, लेंथ ऑफ UDP इक्वल्स टू लेंथ ऑफ IP माइनस लेंथ ऑफ IP हेडर्स। ऑप्शन बी, लेंथ ऑफ UDP इक्वल्स टू लेंथ ऑफ UDP माइनस लेंथ ऑफ UDP हेडर्स। ऑप्शन सी, लेंथ ऑफ UDP लेंथ ऑफ IP प्लस लेंथ ऑफ IP हेडर्स। लेंथ ऑफ UDP प्लस लेंथ ऑफ UDP हेडर्स। देखिए, UDP हेडर के बारे में आपको पूछा जा रहा है। UDP हेडर की क्या इसका लेंथ होगा, क्या मतलब आपसे पूछा जा रहा है लेंथ क्या होगी किसकी, UDP डेटाग्राम की। ठीक है, तो देखिए मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि क्या होगा। देखिए, ये होता है आपका टोटल डेटाग्राम। ठीक है, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है आपकी IPv4 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की। ठीक है, इसमें होते हैं क्या, इसमें होते हैं IP हेडर। ठीक है, इसमें होते हैं IP हेडर। ठीक, अच्छा, उसके बाद होते हैं आपके UDP हेडर। ठीक है, UDP हेडर। फिर आते हैं क्या आपके UDP डेटा ग्राम। ठीक है, UDP डेटाग्राम नहीं, UDP डेटा। ठीक है, अच्छा, यहाँ से UDP हेडर प्लस डेटा, इनको बोलते हैं हम लोग UDP डेटाग्राम। ठीक है, ठीक है, ये होता है 8 बाइट का। ठीक है, ये जो होता है UDP हेडर, ये होता है 8 बाइट का। ठीक है, और ये होता है आपका 20 बाइट का। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है UDP डेटा की। आपसे क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा है, UDP यूज़र डेटाग्राम लेंथ। आपसे क्या पूछा जा रहा है UDP यूज़र डेटाग्राम लेंथ क्या है। तो अब देखिए, IP हेडर टोटल क्या है, ये क्या है, ये टोटल लेंथ है IP की, IPv4 की टोटल लेंथ है। ठीक है, टोटल डेटाग्राम की लेंथ है IPv4 की। ठीक है, टोटल डेटाग्राम की लेंथ है, ये टोटल लेंथ है। ठीक, IP की टोटल लेंथ है। अगर मैं उसमें से ये लेंथ अगर हटा दूँ, ये लेंथ अगर मैं हटा दूँ IP हेडर की, ठीक है, IP हेडर की अगर मैं ये लेंथ हटा दूँ तो क्या बचेगा, ये बचेगा, इतना दूर बचेगा। ठीक है, वो क्या होगा, UDP डेटाग्राम की लेंथ होगी, UDP डेटाग्राम की लेंथ होगी। ठीक है, यानी जो टोटल लेंथ है जो पैकेट की टोटल लेंथ इसे बोलते हैं। ठीक है, डेटाग्राम की टोटल लेंथ। ठीक है, अगर उसमें से IP हेडर की हमने लेंथ माइनस कर दे तो क्या मिलेगा मुझे, UDP डेटाग्राम की लेंथ मिलेगी। ठीक है, UDP डेटाग्राम की लेंथ मिलेगी। देखिए अब ऑप्शन कौन से हैं इसमें, लेंथ ऑफ UDP यानी कि उसी कह रहा है UDP डेटाग्राम को। ठीक है, इसको UDP हेडर प्लस UDP डेटा को बोलते हैं UDP डेटाग्राम। ठीक है, पूरे को तो कुछ बोल रहा है कि उसकी लेंथ इक्वल होगी लेंथ ऑफ IP माइनस लेंथ ऑफ IP हेडर। पहले ही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, आंसर सही है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाइनरी सर्च ट्री। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, इन बाइनरी सर्च ट्री विच ट्रेवर्सल इज यूज्ड फॉर गेटिंग असेंडिंग ऑर्डर वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर वैल्यू कौन देता है हमको, इन ऑर्डर देता है, प्री ऑर्डर देता है, पोस्ट ऑर्डर देता है, या नन ऑफ अबव। तो नन ऑफ अबव देता है, कौन सा देता है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कौन देता है। मान लीजिए छोटा सा मैं ट्री बनाता हूँ, 25 15 50
एक बना लेता हूँ 10, नोड बना रहा है मैं 22, ठीक है 22, ये हो गया 35, ये हो गया 70, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं इसमें प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करूँ या इन ऑर्डर करूँ या पोस्ट ऑर्डर करूँ, कौन सा मुझे क्या देगा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में देगा वैल्यूज़, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं, फटाफट निकाल लेते हैं इसका प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। तो देखिए क्या करूँगा मैं, देखिए ये सब लीफ नोड है, लीफ नोड में एक ऐसे ही मैं बना लेता हूँ, 2 वैल्यू बना लेता हूँ। अगर आपको नहीं आता है ये करना तो आप देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं। लीफ ऑर्डर में मैंने 2 ऐसे ही क्या बना लिए, पाथ बना लिए, 2 पाथ, ठीक है 2 पाथ बना लिए। अभी समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया है। देखिए प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। हम लोग तीनों निकालेंगे और जो असेंडिंग ऑर्डर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टार्ट करिए नोड से, रूट से स्टार्ट करिए, ठीक है। देखिए रूट से स्टार्ट करिए। देखिए प्री ऑर्डर का क्या मतलब होता है, प्री ऑर्डर का मतलब होता है लेफ़्ट, लेफ़्ट रूट राइट, है ना, लेफ़्ट रूट राइट, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है इन ऑर्डर का, इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि रूट लेफ़्ट राइट, है ना। और पोस्ट ऑर्डर का क्या मतलब होता है, पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है राइट रूट लेफ़्ट, ठीक है ना। चलिए देखिए शुरू में क्या जो मिला छोड़ते चले जाएंगे, छोड़ते चले जाएंगे प्री ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। प्री ऑर्डर करने के लिए प्री ऑर्डर में छोड़ेंगे नहीं, प्री ऑर्डर में हम लोग जो पहले आएगा उसे लेते चले जाएंगे, ठीक है। 25 ले लिया, 15 ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे वापस चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, ये ले चुके हैं 10 छोड़ देंगे, ठीक है। 15 भी ले चुके हैं, चलिए 22 फर्स्ट टाइम आया उसे रख लीजिए, ठीक है। तो लिखते चले जाइए यहाँ पे 25, 15, 10, 22, ठीक है। लिखते चले जाइए जो फर्स्ट टाइम मिल रहा है, ये मिल चुका है, मिल चुका है, मिल चुका है, ठीक है। देखिए फर्स्ट टाइम 50 मिला, फर्स्ट टाइम 50 मिला, फर्स्ट टाइम 50 मिल गया, लिख लीजिए, ठीक है। सेकंड टाइम 35 मिला, फर्स्ट टाइम 35 भी लिख लीजिए, ठीक है 35 मिल गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, फिर देखिए मिल गया, मिल गया 70 मिला फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम 70 मिला तो अब 70 भी लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये आपका बन गया क्या, ये क्या बन गया आपका प्री ऑर्डर, ठीक है। ये बन गया आपका प्री ऑर्डर। अब आप इसी में क्या निकालेंगे इन ऑर्डर। इन ऑर्डर क्या मतलब है, सेकंड टाइम जो मिलेगा आपको, सेकंड टाइम जो लिखे मिलेगा आपको पाथ में चलते हुए, अब सेकंड टाइम लिखेंगे। जैसे कि अब फर्स्ट टाइम मिला 25 नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर चले 15 नहीं मिला, नहीं लिखा यहाँ पे, फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम 15 मिला पाथ में, हाँ लेफ़्ट से चलते जाएंगे, ठीक है लेफ़्ट से चलेंगे। चलिए फिर आगे बढ़िए, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते देखिए फर्स्ट टाइम 10 मिला यहाँ पाथ में, छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसी लाइन का महत्व यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे तो कुछ था नहीं, अब ये हमको क्या करेगा, हमको डिफ्रेंशिएट करेगा कि ओके ये दोबारा हम यहाँ पर आए हैं, फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए और बीच में ये सेकंड टाइम हम यहाँ पे मिल रहे हैं 10 को। यहाँ पे ये पाथ मैंने इसीलिए बनाया था 2 एक्स्ट्रा पाथ, ताकि यह यहाँ पे मैं जस्टिफाई कर सकूँ या यहाँ पे डिस्टिंग्विश कर सकूँ इस चीज़ को कि अब मैं यहाँ पे जो नोड है मैं सेकंड टाइम यहाँ पे मिल रहा हूँ। तो जो सेकंड टाइम मिलेगा हम लिखेंगे इन ऑर्डर में, ठीक है। क्या लिखेंगे 10, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टाइम मिल चुके थे, अब ये थर्ड टाइम यहाँ पर मिल रहे हैं, थर्ड टाइम यहाँ मिल रहे हैं 10 को नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे में देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे 15 को मिल चुके थे, अब सेकंड टाइम यहाँ पे 50 मिल रहे हैं, 15 लिखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए क्या, फर्स्ट टाइम 22 से मिले, ठीक है। फर्स्ट टाइम 22 से मिले तो नहीं मिले, नहीं लिखेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे फिर सेकंड टाइम हम यहाँ पे 22 से मिले, ये दो पाथ हमको बता रहा है कि तुम सेकंड टाइम मिल रहे हो, तो हम 22 को लिखेंगे सेकंड टाइम, ठीक है 22। और फिर यहाँ पे मिले, फिर घूम के आए, फिर यहाँ पे आते आते यहाँ थर्ड टाइम मिले तो इससे फिर छोड़ देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे करते करते यहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ पहुँचेंगे, या तो थर्ड टाइम मिल चुके हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ मिले थे, सेकंड टाइम यहाँ मिले थे, थर्ड टाइम यहाँ मिले थे, फिर से छोड़ देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे, देखिए 25 फर्स्ट टाइम यहाँ मिले थे, सेकंड टाइम यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है सेकंड टाइम यहाँ मिल रहे हैं तो 25 लिख लीजिए। सेकंड टाइम जो मिलेगा उसे इन ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम 50 मिले, छोड़ दिया, 50 फर्स्ट टाइम मिला, छोड़ दिया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम 35 मिला, छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे आया सेकंड टाइम, अब ये पाथ हमको बता रहा है कि अब बीच में तुम आ गए हो, ये सेकंड टाइम 35 से मिल रहे हो, अभी सेकंड टाइम 35 से जहाँ से मिलोगे तो क्या होगा 35 लिख देंगे, 35
ठीक है। ऐसे करते 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 यहाँ पे गए, फिर थर्ड टाइम 35 से मिले, छोड़ दिया, ठीक है। सेकंड टाइम मिला, फर्स्ट टाइम यहाँ 50 से मिले थे, सेकंड टाइम 50 से फिर मिल रहा है तो 50 लिख लेंगे, ठीक है। और फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट टाइम 70 से मिलेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ बढ़ते हुए सेकंड टाइम मिले, जैसे ही सेकंड टाइम मिले 70 से लिख देंगे, ठीक है। 7 टाइम मिलेंगे और ये थर्ड टाइम मिल रहा है 70 से छोड़ देंगे, थर्ड टाइम मिल रहा है 50 से छोड़ देंगे, 25 मिल रहा है थर्ड टाइम छोड़ देंगे। तो ये हमारा बन गया क्या, इन ऑर्डर, ठीक है। अब इसी में पोस्ट ऑर्डर लिखना है। पोस्ट ऑर्डर कैसे करेंगे, थर्ड टाइम कैसे करेंगे, 25 फर्स्ट टाइम मिला, 15 फर्स्ट टाइम मिला, ठीक है, 10 फर्स्ट टाइम मिला, सेकेंड टाइम मिला यहाँ पे 10 से, फिर थर्ड टाइम मिला यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे मिलेंगे हम लोग, तो 10 लिख लिया, फिर 15 यहाँ पे आया, सेकेंड टाइम छोड़ देंगे, फिर फर्स्ट टाइम 22 मिला, छोड़ देंगे, सेकेंड टाइम क्या आया यहाँ पे, सेकेंड टाइम आया 22, छोड़ देंगे, फिर नीचे ऐसे यहाँ तक आया, थर्ड टाइम 22 लिख देंगे, थर्ड टाइम 22 लिख देंगे, फिर आगे बढ़ा, फिर 15 आया, 15 थर्ड टाइम मिला, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, 15 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ से 25 पे आया, फर्स्ट टाइम छोड़ देंगे और सेकेंड टाइम छोड़ देंगे, हमें थर्ड टाइम चाहिए क्योंकि हम पोस्ट ऑर्डर कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम 50 छोड़ देंगे, फर्स्ट टाइम 35 छोड़ देंगे, फिर घूम के फर्स्ट टाइम छोड़ देंगे, सेकेंड टाइम छोड़ देंगे, ठीक है। थर्ड टाइम लिख देंगे, थर्ड टाइम मिला 35 छोड़ लिख देंगे, सेकेंड टाइम 50 मिला छोड़ देंगे, फर्स्ट टाइम 70 मिला छोड़ देंगे, सेकेंड टाइम 70 मिला छोड़ देंगे, फिर थर्ड टाइम 70 मिला लिख देंगे, फिर ऊपर जाएंगे, थर्ड टाइम 50 मिला लिख देंगे, ठीक है। फिर ऊपर मिला यहाँ पे 25 लिख देंगे, ठीक। आया समझ में, ये मैं बताने में थोड़ा टाइम लिया है, ठीक है, लेकिन ऐसे अगर आप जल्दी करेंगे जल्दी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन ऑर्डर कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है, देखिए 15, 10, 15, 22, 25, 35, 50, 70 इन ऑर्डर हमको क्या देता है, असेंडिंग, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ए ही हमको असेंडिंग ऑर्डर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, द ऑटोमेटन विच अलाउ ट्रांसफॉर्मेशन टू अ न्यू स्टेट विदाउट कंज्यूमिंग एनी इनपुट। कौन सा ऐसा ऑटोमेटा है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चला जाता है। तो हम लोग जानते हैं एप्सिलॉन एन एफ ए जो होता है वो बिना ही किसी इनपुट के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर जाता है। जैसे हम लोग एन एफ ए ऐसे भी लिखते हैं, आई करके या 1 लिख के या आई लिख के, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा 63 का, ठीक है। अच्छा अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डीएफए कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं डीएफए का, हम लोग क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं, जो इनिशियल स्टेट होता है और जो फाइनल स्टेट होता है उसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट बना देते हैं और नॉन फाइनल स्टेट को फाइनल स्टेट बना देते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन में ऐसा कुछ है, देखिए ऑप्शन ए क्या है, मेकिंग स्टार्टिंग स्टेट एज अ फाइनल स्टेट, बी क्या है, मेकिंग फाइनल एज अ स्टार्टिंग स्टेट, सी क्या है, मेकिंग फाइनल स्टेट नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल एज अ फाइनल। यस, ऑप्शन सी 64 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्या करना होगा ऑप्शन सी में, मेकिंग फाइनल स्टेट नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल एज अ फाइनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑपरेशन। कॉन्कैटिनेशन जो होता है वो कौन से फॉलोइंग ऑपरेशन को रिफ़र करता है, यूनियन, डॉट, क्लीन, नन ऑफ द अबव। तो डॉट जो ऑपरेशन होता है, वो कॉन्कैटिनेशन को रिफ़र करता है, कॉन्कैटिनेशन को रिफ़र करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ठीक। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 66 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए क्या है, मिले एंड मोरे मशीन आर लैंग्वेज एक्सेप्टर, नो दीज आर द लैंग्वेज जनरेटर। ये क्या करते हैं, एक इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट देते हैं, ये एक इनपुट लेते हैं एक आउटपुट देते हैं, ठीक है। डीएफए एनएफए, पुश डाउन ऑटोमेटा, ट्यूरिंग मशीन, लोअर बाउंडेड ऑटोमेटा, ये सब क्या हैं, लैंग्वेज एक्सेप्टर्स हैं। मिले एंड मोरे क्या है, जनरेटर्स हैं, ठीक है। ये एक इनपुट लेते हैं और एक आउटपुट देते हैं। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, लैंग्वेज जनरेटर नहीं, एक्सेप्टर नहीं है।
बी क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, नहीं ये लैंग्वेज एक्सेप्टर है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, NPDA इज़ मोर पावरफुल देन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, यस NPDA मोर पावरफुल होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है किससे, पुश डाउन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा से, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। और ऑप्शन डी क्या है, मीले मशीन इज़ मोर पावरफुल देन मोरे मशीन, नहीं ऐसा नहीं है, मीले मशीन और मोरे मशीन की जो पावर होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, इफ़ फाइल साइज इज़ लार्ज, अगर आपकी फाइल साइज़ क्या है, लार्ज है, इफ़ इट इज़ एक्सेस्ड रैंडमली, अगर उसको एक्सेस किया जाए रैंडमली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलोकेशन स्ट्रेटजी शुड बी द बेस्ट टू यूज़ इन द सिस्टम, तो कौन सी जो एलोकेशन मतलब उसको एक्सेस करने की जो स्ट्रैटेजी है कौन सी बेस्ट पड़ेगी। लिंक्ड एलोकेशन, देखिए लिंक्ड एलोकेशन क्या होता है कि लिंक्ड एलोकेशन में एक फ़ाइल होती है, फ़ाइल के साथ एक पॉइंटर लगा होता है, फाइल 1, वो पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, दूसरे फाइल को, हाँ दूसरा पॉइंटर दूसरे तीसरे फाइल को, ठीक है। ऐसे करते करते एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, हमेशा एक पॉइंटर की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दिक्कत ये हो सकती है कि आपको इसमें एक एडवांटेज ये है कि फ्रेगमेंटेशन की दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि हर फाइल को मैनेज करने के लिए एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, हर फाइल को मैनेज करने के लिए एक पॉइंटर की ज़रूरत पड़ती है, ओके। चलिए आगे क्या है, हाँ इंडेक्स एलोकेशन। इंडेक्स एलोकेशन का क्या दिक्कत यहाँ पर है कि हाँ इसमें एक ये भी चीज़ है कि आप सिक्वेंशली आपको एक्सेस करना पड़ेगा चीज़ों को, एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस, दूसरे एड्रेस से तीसरे एड्रेस, हाँ तो ये रैंडमली तो नहीं हो सकता, तो ये एलोकेशन आपके लिए बढ़िया नहीं बैठेगा, क्या ये लिंक्ड एलोकेशन तो बढ़िया नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी आपको दिया जा रहा है क्या कि इंडेक्स्ड एलोकेशन। देखिए इंडेक्स भी बताऊंगा, कॉन्टिग्यूअस पहले बता देता हूँ। कॉन्टिग्यूअस क्या होता है, आपने हॉस्टल देखे होंगे, हॉस्टल में क्या होते हैं, हॉस्टल में एक इक्वल साइज़ के रूम होते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, इक्वल साइज़ के, ठीक है, इक्वल साइज़ के होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे बड़े सबका साइज़ इक्वल होता है, इसमें साइज़ इक्वल होने की वजह से बड़ी चीज़ें हम लोग इसमें नहीं रख सकते हैं, बड़ी चीज़ें रखने के लिए हमें साइज़ बड़ा चाहिए ना, नहीं रख सकते हैं। तो इसमें सिक्वेंशली हम इसको बहुत ही अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सिक्वेंशली बहुत अच्छे से इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक, कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन में, ठीक है। रैंडमली लेकिन नहीं कर पाएंगे, रैंडमली करने के लिए क्या करना होगा, हमें इंडेक्स चाहिए होगा, इंडेक्स्ड एलोकेशन। ये क्या करता है, इसमें क्या है कि इसमें एक ब्लॉक होगा, इसमें बहुत सारे बड़े छोटे बड़े मेमोरीज़ होंगे, ठीक है, फाइल्स होंगे, मेमोरीज़ होगी, मतलब फाइल्स मेरे कहने का मतलब है फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, ठीक है, ऐसे करते करते बहुत सारे फाइल होंगे छोटे बड़े। तो इसके लिए क्या होगा, हर सबके लिए एक इंडेक्स के लिए एक इंडेक्सिंग कर दी जाएगी सबके लिए, ठीक है, सबके लिए इंडेक्सिंग कर दी जाएगी। और एक बनाएंगे हम लोग ब्लॉक किस चीज़ का होगा, इंडेक्स का होगा। यहाँ लिखा होगा 1, 5, 6, 18, 21, 23, ठीक है। अब इसमें छोटा बड़ा जो भी आप अटैच करना चाहें, छोटा बड़ा ये क्या होगा, एक ब्लॉक डेडिकेटेड किया जाएगा खाली इंडेक्स के लिए, ठीक है, इंडेक्स ब्लॉक, ठीक है, इंडेक्स ब्लॉक इसे कहेंगे, ठीक। एक अलग से ब्लॉक बनेगा किसके लिए, इंडेक्सिंग के लिए, और ये किसको रिफ़र करेगा, छोटी बड़ी सारी फाइल्स को रिफ़र करेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए परफेक्ट पड़ेगा इस सिचुएशन के लिए, क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इंडेक्स एलोकेशन, ठीक है, इंडेक्स एलोकेशन सही पड़ेगा आपके लिए, ठीक, क्योंकि उसमें छोटी बड़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी जिससे हम रैंडमली एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 सिंपल सा है, माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में हम सभी जानते हैं वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसी का इस्तेमाल किया गया था, और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन द पेज टेबल फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मेंटेन करता है पेज टेबल किसके लिए, भाई प्रोसेस के लिए करता है, ठीक है, थ्रेड्स के लिए नहीं करता है, ठीक है, ईच प्रोसेस के लिए करता है,
थ्रेड्स क्या होते हैं? लाइट वेट प्रोसेस होते हैं, जो प्रोसेस के अंदर जो छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं उनको कहते हैं हम लोग थ्रेड्स। तो उनके लिए कोई पेज टेबल मेंटेन नहीं होता है, किसी इंस्ट्रक्शन के लिए भी नहीं होता है, ना ही किसी एड्रेस के लिए होता है, ठीक है, प्रोसेस के लिए होता है। ईच प्रोसेस के लिए जितने भी प्रोसेस बनेंगे उनके लिए पेज टेबल क्रिएट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन 69 का ऑप्शन नंबर है ए, ठीक है। 70 क्या है? 70 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्या है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का क्वेश्चन? कि एक फंक्शन दिया गया है आपको fx। क्वेश्चन नंबर 70 में एक फंक्शन है fx, ठीक है, एक फंक्शन है fx, लिख लेता हूँ 70, ठीक है। फंक्शन दिया गया है हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन x माइनस वन एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है क्वेश्चन, ये 1 सेकेंड मैं पानी पी लूँ। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये क्वेश्चन ये कॉन्टीन्यूअस है या नहीं, या डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो देखिए, कॉन्टीन्यूअस शो करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शो करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और जो पॉइंट दिया हुआ है उस पे लेफ्ट हैंड लिमिट और जो पॉइंट दिया है वो तीनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फंक्शन क्या है? कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। फंक्शन क्या है? कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और ये भी जान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो हमको चेक करना पड़ेगा कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, ठीक है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो 100% कॉन्टीन्यूअस भी होगा, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कि कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। आया समझ में? ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इसका निकालता हूँ, क्या कॉन्टीन्यूटी चेक करता हूँ। कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। लेफ़्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? लिखेंगे लिमिट कहाँ चेक करेंगे? लेफ़्ट हैंड चेक करेंगे ना, तो x की वैल्यू कहाँ जाएगी? 1 एट x पे निकालना है, तो 1 माइनस, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि क्या है, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट निकल रही है, ठीक है। और फंक्शन लिख लेंगे, और फंक्शन में क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0। फंक्शन जो वैल्यू दिया है, हम क्या दिया है? 1 माइनस h, ठीक है, 1 माइनस h, ठीक है। ये बन गया हमारा फंक्शन लिमिट का। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। पुट करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये पुट करेंगे तो 1 माइनस h अपॉन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h ब्रैकेट माइनस 1। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1, ठीक। अब देखिए, ये 1 ही आएगा तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या वैल्यू बचेगी मेरे पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 2h अपॉन माइनस h, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट h की वैल्यू लिख दूँ तो क्या आएगा? 0 1 सेकेंड, हाँ, अभी इसको पूरा कर लेता हूँ। इसको अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि h माइनस 2 अपॉन माइनस 1, ठीक, माइनस 1। अब मैं h की लिमिट की वैल्यू लिख दूँ, लिमिट इक्वल्स टू h टेंड्स टू 0, तो क्या वैल्यू आएगी? 0 माइनस 0 प्लस 2 यानी कि 2। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आएगी? 2, ठीक है। अब मैं निकालूंगा, चलिए राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। राइट हैंड लिमिट निकाल के देख लेता हूँ कैसे निकालूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ओके, fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, ओके, 1 प्लस h। अब ये मैं पुट करूँगा फंक्शन में, लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके। जब मैं इसे पुट करूँगा तो क्या आएगा? 1 प्लस h स्क्वायर
माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच 1 प्लस एच माइनस 1। ठीक है, इसको निकालें, इसको करूँगा तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब क्या होगा, इस वन को मैं हटा दूँ, इस वन को हटा दूँ, प्लस माइनस है। ठीक है, यहाँ पे अब ये इसको कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगा, इसको कैलकुलेट करूँगा तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा h प्लस अब ये हट जाएगा h अपॉन h 2h। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा h की वैल्यू 0 लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, h स्क्वायर, h निकल गया। ठीक है, h से h हट गया, h बचा। ठीक है, ओके। ठीक है, अच्छा, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आई है इक्वल आई है। ठीक है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की लिमिट जो वैल्यू आएगी इक्वल आई है। अब मैं क्या करूँगा, अब जो वैल्यू दी हुई है x की वैल्यू जो दी हुई है एट x = 1 उस पर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तीनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं जब ये करता हूँ 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 क्या आएगा, 1 की वैल्यू 0 अपॉन 0 यानी कि इन्फिनिटी आ गई, यानी कि HLL इक्वल्स टू RHL इज़ नॉट इक्वल्स टू F1। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन आई है, तीनों को इक्वल आना चाहिए था कॉन्टीन्यूअस होने के लिए, और ये हुआ, इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है। अगर ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो गिवन फंक्शन है ना ही कॉन्टीन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा 70 का, ऑप्शन होगा डी, नाइदर कॉन्टीन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल। ओके, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे हमसे नेक्स्ट वीडियो में।